जहांगीर जदून साहब ने हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। जहांगीर जदून साहब, आप समझते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा एक पहलू नज़र आया कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा है कि जी इसको दोबारा देख सकते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जी हाँ जी कुछ चीज़ों को देख लें, तो चीज़ों को रिव्यू करके उसके बाद मामला हल हो सकते हैं। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, उसमें ये था कि दोनों जो लॉज स्टैट्यूट बन गए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया हुआ है और दूसरा जो बना है रिव्यू वाला सुप्रीम कोर्ट का, तो वो इनफील्ड है। ठीक, तो उसमें उन्होंने कहा था जो पहला लॉ बना था उसके अंदर भी 184(3) की कोई ऐसी अपील उन्होंने कहा इसकी होनी चाहिए। तो अब इसमें जो रिव्यू का जो स्कोप है इनलार्ज कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा जी ये दोनों लॉ जो है ओवरलैप कर रहे हैं बाज़ चीज़ों में। तो फिर चीफ साहब ने कहा जी आप इनको देख लें जो कुछ करना चाहते हैं। अब हो सकता है कोई किसी एक लॉ को वो दूसरे से जो कन्फ्लिक्टिंग हो या ओवरलैपिंग है उसको ठीक करके दोबारा जो है वो करें। तो इस वजह से उन्होंने एक हफ्ता दिया कि आप एक हफ्ते के अंदर देख लें आप इसमें क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इस केस को टेकअप कर लेंगे। ठीक है, सिद्दीक जान। जदून साहब, ये बताएं कि इससे आपको लगता है कि आप मामला थोड़े से आगे बढ़ेंगे? जिस तरह से एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थे, अगर दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं तो थोड़ा सा ये जो एक मामला था कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने थे, तो कोई दरमियानी रास्ता निकले और ये कम से कम तसादुम की कैफियत जो है वो ख़त्म हो। ये वैसे बड़ी खुशाइंद बात होगी। देखें, अब दो इदारे, कोई भी इदारा हो, आपस में नहीं टकराना चाहिए। हो सकता है एक का स्टैंड सही हो, दूसरे का थोड़ा सही हो। तो उन्होंने आपको शायद आप भी उधर ही होंगे, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं उस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो फिर हमसे थोड़ा सा कंसल्टेशन करें, क्योंकि वैसे तो कोई ऐसा पार्लियामेंट के पावर पे कोई एम्बार्गो नहीं लगा सकता कि आप कोई लॉ बनाएं तो पहले सुप्रीम कोर्ट से मशवरा करें, और ना ही मशवरा करना चाहिए। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है। लेकिन उन्होंने कहा था जब आप सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल प्रोसीजर को के मुताबिक कोई लॉ बनाते हैं, सर उन्होंने बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की, वो चीफ जस्टिस साहब गालबन कोई भी चीफ जस्टिस मानने से मुश्किल होगा उसके लिए मानना कि जी एक के बजाय 3 जजों की कमेटी बना दें, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि इस तरह फिक्स होंगे। क्योंकि जिस इंसान के पास अपनी पावर आती है फिर वो उसको होल्ड ही करता है, वो आगे डेलीगेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, लेकिन नॉर्मली ये देखा गया हिस्ट्री के अंदर भी कि जब पावर एक बंदे के पास आती है तो वो उसको आगे डेलीगेट थोड़ा सा आसानी से नहीं करता। तो इसमें अब ये है कि उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल 1980 के बने हुए हैं अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कहा जी अगर आप इस पर कोई लेजिस्लेशन कर रहे हैं तो पहले हमें कंसल्ट कर लेते, हम एक कंसेंसस होता तो फिर ऑब्वियसली फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट में ना ही वो चैलेंज होता ना ही वो उसको सेटिसाइड करते। तो इस तरह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, और अल्लाह करे कि कुछ मामला पब्लिक के लिए अच्छे हो जाएंगे, कोई इंसाफ मिले और आगे काम चले। जहांगीर साहब, इस पे जो एक्चुअल लेजिस्लेशन थी उस पर डिबेट यही थी कि अदलिया का इख्तियार जो है वो कर्टेल हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की ओपिनियन थी कि ये दरअसल इख्तियार को तोसी दी जा रही है कि पहले सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार था, अब कमेटी बन जाएगी। तो इन दोनों में से किसकी ओपिनियन आपको लगता है कि इन रेट्रोस्पेक्ट ठीक है? नहीं, देखें, ये असल में इस तरह होता है ना कि अभी मिसाल के तौर पर एक बंदे के पास डिस्क्रिशन है कि वो होली सोली इंचार्ज है चीज़ का, वो जो करे कर सकता है, लेकिन उसको अब डिस्क्रिशन को यूज़ इस तरह करें कि लोगों को ये नज़र ना आए कि ये बंदा इसमें कोई इसकी पर्सन चीज़ है या एक ही सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस में एक ही सेट की तरह काम हो रहा है। जिस तरह अब आप भी इसके विटनेस हैं वो कि एक जब बेंच बनता है तो उन्होंने कहा जी कि 70 केसेज ऐसे हुए पोलिटिकल जिसमें एक ही मखसूस किस्म का बेंच बना है। तो चीफ जस्टिस साहब ने भी उसको भी थोड़ा सा चेंज किया, अतर मनला साहब को भी डाल रहे हैं और वो शायद वैद साहब भी एक बेंच में आते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा ना, देखें इंसाफ होता हुआ नजर आए। बेशक जजमेंट जो भी है सुप्रीम कोर्ट की वो किसी भी बंदे के अगेंस्ट भी आ सकती है, फेयर में आ सकती है, लेकिन अपेरेंटली जो है ना वो एक नजर ना आए जी कि एक सियासी केस होता है तो ये बेंच बनता है और ये फैसला पहले मीडिया वालों को भी पता होता है और आम बंदे को भी पता होता है जी इस जज का, इस जजमेंट इसका बेंच का यही फैसला आएगा। तो ये थोड़ा सा तासर अगर खत्म हो जाए तो इसमें अदलिया का वकार भी बढ़ेगा, और जो पार्टी और द सुप्रीम कोर्ट है स्पेशली सियासी केस होते हैं इनमें ज्यादातर फोकस जो है, और मेरा भी स्ट्रेस ये है कि पॉलिटिकल नेचर के केस होते हैं उसमें थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो जिसके भी खिलाफ केस हो जाए वो कहते हैं कि इस तरह हुआ है, बेंच नहीं। तो बेंच ऐसा बनना चाहिए ना कंसेंसस हो, तो फिर उसमें मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा बेंच पे। ठीक है जदून साहब, एक और मामला है नैब तरमीमी एक्ट का। मजीद तरमीम हुई हैं, अब नैब चेयरमैन कहा जा रहा है ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। किसी और कानून के तहत अगर कोई केस चल सकता था, अब इसको
चेयरमैन नैब ख़त्म कर सकते हैं। आप इस पर क्या रखते हैं, ये पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं या ऐसा नहीं है फैक्चुअली? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी हों या हम जरदारी साहब के माजी के देखें या दीगर लोगों को समझते हैं कि नैब की वजह से बड़ी मुश्किलात हैं। आके जो तरमीम की गई थी उनका मकसद ही ये था कि जो उनको लगता था जी 100 दिन बंदा 90 दिन जनाब उसको ले जाएँ, तो उसको कुछ कम किया था पावर्स को। तो अब आप क्या समझते हैं, ये ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं नैब चेयरमैन? नहीं, नैब चेयरमैन तो पहले भी उसके पास जो ओरिजिनल नैब ऑर्डिनेंस है 1919 का, उसके पास ही बड़ी पावर थी। फिर उसको जो सफन यार वाली जजमेंट है 2001 में, उसकी पावर को कम किया था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिमांड के जो मैटर था ना उसको कम नहीं किया। तो अभी सबसे पहली बात तो ये कि 90 डेज से आप 14 दिन में ऑर्डिनरी जो कोर्ट में होता है, जो आम केस में आप मर्डर करते हैं या कोई भी ऑफेंस इंजरीज अगेंस्ट द बॉडी होती है, उसमें भी 14 डेज का मैक्सिमम रिमांड होता है। तो एक तो नैब के अंदर ये हुआ है कि उसके पहले बेनिफिशियरी भी आपको पता है इमरान खान को फ़ायदा मिला था कि अगर वो रहते भी तो उनका रिमांड मैक्सिमम 14 दिन था। तो इसमें एक तो इस पे है कि रिमांड कम करके 14 दिन कर दिए, तो उसमें तो एक जो भी एक्यूज होगा, चाहे वो उसके खिलाफ केस झूठा है सच्चा है, तो सबसे बड़ा फायदा तो उसको आगे कि वो 14 डेज के आगे कोई कोर्ट रिमांड दे नहीं सकती। उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा कि स्टैट्यूटरी राइट होगा कि आप 14 दिन के अंदर रिमांड पे रहते हैं। दूसरी ये थी कि जो भी अभी केसेस जो होता है, जो अमेंडमेंट आई थी इस गवर्नमेंट की थी, इसके अंदर जो 14 डेज रिमांड था और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि पब्लिक होल्डर होगा या कैबिनेट कोई ऐसे डिसीजन होंगे, तो उसमें बेशुमार केसेस जो है ना नैब की जो अदालतें हैं उन्होंने वापस कर दिए, नैब को भेज दिए चेयरमैन के पास। ठीक है, उसमें हज़ारों के हिसाब से जो केसेस पड़े हुए थे, अब उनका डिसीजन किस तरह करना है, तो उसमें अभी ये जो अमेंडमेंट आई है कि अब ये नैब के चेयरमैन को पावर दी है कि वो केस टू केस देखेगा कि इस केस में आया, ये केस एंटी करप्शन का बनता है तो एंटी करप्शन को भेज देंगे, अगर वो FIA का बनता है तो FIA को भेज देंगे, किसी और पुलिस वगैरह या किसी और एजेंसी को बनता है तो उसको भेज देंगे। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।